नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन किया जाएगा। फोकस है 1 मई 2026 की कैनस्लिम एनालिसिस रिपोर्ट, जो कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की दिग्गज कंपनी इंडस टावर्स पर आधारित है। डेटा और फैक्ट्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के भीतर असल में क्या चल रहा है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस विश्लेषण को शेयर बाजार की मौजूदा सच्चाई से जोड़कर देखते हैं। इंडस टावर्स का स्टॉक इस समय लगभग 413 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बस यही आज की चर्चा का आधार है। इसी प्राइस पॉइंट से इसके असली मूल्य, फंडामेंटल्स और भविष्य की संभावनाओं को आंका जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या इस टेलीकॉम दिग्गज में इतनी तकनीकी और बुनियादी ताकत बची है कि ये एक बड़ा ब्रेकआउट दे सके, या फिर ये स्टॉक अभी बस एक होल्डिंग पैटर्न में ही फंसा रहेगा। आज इसी गुत्थी को सुलझाया जाएगा। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। बात अगर कैनस्लिम की करें तो आसान शब्दों में ये विलियम ओनील द्वारा बनाई गई एक डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट है। ये किसी भी ग्रोथ स्टॉक के बड़े प्राइस ब्रेकआउट से पहले उसकी फंडामेंटल और टेक्निकल ताकत का मूल्यांकन करती है। इंडस टावर्स को भी इसी फ्रेमवर्क के हर एक अक्षर के पैमाने पर परखा जाएगा और उसे ग्रेड दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं अर्निंग स्कोरकार्ड से, जहां करंट और एनुअल ग्रोथ की तुलना की जाएगी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। सी यानी करंट अर्निंग्स को न्यूट्रल ग्रेड मिला है, जबकि ए यानी एनुअल अर्निंग्स काफी पॉजिटिव है। हाँ, कंपनी की सालाना ग्रोथ शानदार रही है। 5 साल का औसत 19% है, जो इंडस्ट्री के 17.3% औसत को आसानी से पीछे छोड़ देता है। लेकिन अगर सिर्फ पिछले क्वार्टर यानी Q4 F26 की बात करें तो ग्रोथ सिर्फ 0.8% रही है, मतलब लगभग न के बराबर। अब सोचने वाली बात यह है कि करंट अर्निंग्स का ग्रेड आखिर नीचे क्यों गिरा। दरअसल पिछली 3 तिमाहियों में मुनाफे में लगातार गिरावट आई है। Q3 में 55.6%, Q2 में 17.3% और Q1 में 9.8% की भारी गिरावट। इसका मुख्य कारण FY25 में हुए 64.5% के भारी उछाल के बाद मार्जिन का सामान्य होना और हाई बेस इफेक्ट है। कैनस्लिम फ्रेमवर्क में 25% ग्रोथ का एक कड़ा बेंचमार्क होता है और कंपनी इस समय स्पष्ट रूप से उससे काफी दूर है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है। भले ही हाल ही में कुछ सुस्ती आई हो, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE अभी भी 19 से 20% के बीच बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भारी पूंजी वाले बिजनेस के लिए ये एक बहुत ही मजबूत आंकड़ा है। यही कारण है कि एनुअल अर्निंग्स यानी ए कैटेगरी में इसे एक सॉलिड ग्रीन चेक मार्क मिलता है। कंपनी का मूल बिजनेस अभी भी बेहद लाभदायक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक के मैकेनिक्स को समझते हैं, खासकर नए उत्प्रेरक और सप्लाई के नजरिए से। असल में इंडस टावर्स अपनी सीमाओं का तेजी से विस्तार कर रहा है। एयरटेल और जियो के 5G रोलआउट से भारी डिमांड आ रही है। इसके साथ ही भारत नेट के जरिए ग्रामीण इलाकों में 60% नए टावर्स लग रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। कंपनी अब पैसिव फाइबर और स्मार्ट सिटीज के साथ साथ UAE की अपनी सब्सिडियरी के जरिए नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया जैसे अफ्रीकी बाजारों में भी कदम रख रही है। ये N यानी न्यू कैटलिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं S की, यानी सप्लाई और डिमांड। 2024 में कंपनी ने 425 रुपये के भाव पर एक बड़ा शेयर बायबैक किया था। बायबैक का सीधा मतलब ये होता है कि ओपन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध शेयरों की संख्या कम हो गई है। जब सप्लाई कम होती है और मांग बनी रहती है तो ये स्टॉक की कीमत के लिए एक बहुत ही शानदार स्थिति पैदा करता है। और उस मांग को इस भारी भरकम आंकड़े से समझा जा सकता है, 1 करोड़ से भी ज्यादा। जी हाँ, ये इंडस टावर्स के शेयरों का औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम है। इतने बड़े पैमाने पर शेयरों की खरीद फरोख्त ये कंफर्म करती है कि इस स्टॉक के लिए भारी लिक्विडिटी और सक्रिय बाजार सहभागियों की ओर से जबरदस्त डिमांड मौजूद है। अब बात करते हैं लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स और ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन की। L का मतलब है लीडर या लेगार्ड, यानी सेक्टर को लीड करने वाला या पिछड़ने वाला। कंपनी अपने सेक्टर की दिग्गज जरूर है, लेकिन स्टॉक के प्रदर्शन की बात करें तो ये थोड़ा सुस्त नजर आता है। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी RS रेटिंग 50 से 60 के बीच है। वर्तमान में ये अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 482 रुपये से नीचे और अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के करीब ट्रेड कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि फिलहाल ये निफ्टी इंडेक्स को लीड करने के बजाय सिर्फ कंसोलिडेट हो रहा है। ओनरशिप ब्रेकडाउन पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है।
इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में 45% हिस्सा बिग मनी यानी बड़े संस्थागत निवेशकों के पास है। यह आई यानी इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। अगर इस इंस्टीट्यूशनल हिस्सेदारी की बारीकियों को थोड़ा और समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। घरेलू म्यूचुअल फंड्स का भरोसा इस कंपनी पर लगातार बढ़ रहा है। उनकी हिस्सेदारी 13.80% से बढ़कर 14.08% हो गई है। निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम्स की संख्या भी 38 से बढ़कर 42 हो गई है। हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट जरूर आई है, लेकिन कुल मिलाकर बड़े फंड मैनेजर्स का विश्वास यहां मजबूती से टिका हुआ है। और अंत में बारी आती है एम की, यानी मार्केट डायरेक्शन। और सच कहें तो यहीं पर एक चेतावनी की घंटी बजती है। कैन-स्लिम पद्धति साफ कहती है कि खराब बाजार में अच्छे स्टॉक भी संघर्ष करते हैं। वर्तमान में विदेशी निवेशकों की निकासी भारतीय बाजार को नीचे खींच रही है। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता और उच्च ब्याज दरें इंडस टावर्स जैसी कैपिटल इंटेंसिव कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए फाइनल वर्डिक्ट यानी अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। आइए पूरे कैन-स्लिम स्कोरकार्ड को एक साथ टैली करते हैं। करंट अर्निंग्स यानी सी ठहरी हुई है, एनुअल ग्रोथ यानी ए काफी मजबूत है, न्यू कैटलिस्ट्स यानी एन बहुत शानदार हैं, सप्लाई एंड डिमांड या एस में हाई लिक्विडिटी है, लीडर या लैगर्ड एल के मामले में ये थोड़ा सुस्त है, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग यानी आई बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केट डायरेक्शन यानी एम अभी करेक्टिव फेज में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मौलिक रूप से एक बहुत मजबूत स्टॉक है, लेकिन फिलहाल ये करंट अर्निंग्स और बाजार की दिशा के मोर्चे पर थोड़ा पीछे छूट रहा है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि इंडस टावर्स निश्चित रूप से एक मजबूत फंडामेंटल वाला प्ले है, लेकिन इसमें अभी उस क्लासिक कैन-स्लिम ब्रेकआउट मोमेंटम की कमी है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि थोड़ा धैर्य रखा जाए। जब तक बाजार में एक फॉलो थ्रू डे यानी स्पष्ट अपट्रेंड कंफर्म नहीं हो जाता, तब तक वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा। इस एक्सप्लेनेर को समाप्त करते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है, क्या मजबूत दीर्घकालीन फंडामेंटल्स अंततः इन अस्थिर मैक्रो इकोनॉमिक तूफानों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं? एक कंपनी की आंतरिक ताकत और बाहरी बाजार की शक्तियों के बीच चल रही इस रस्साकशी में अंततः जीत किसकी होगी, ये भविष्य की दिशा तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1.26 बिलियन यानी करीब 126 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। भारत की डिजिटल इकोनॉमी का स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाला है, और यही वो विशाल आधार है जो आज देश में डेटा की इतनी भारी मांग पैदा कर रहा है। चाहे एचडी वीडियो स्ट्रीमिंग हो या पल भर में होने वाले हमारे डिजिटल पेमेंट्स हों, हर सेकंड जो भारी डेटा खपत हो रही है उसकी दिशा और भविष्य आखिर कौन तय कर रहा है? जवाब है हमारा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के डिजिटल बूम की असली रीढ़ की हड्डी के बारे में, इंडस टावर्स। ये वो नाम है जो शायद हर किसी की जुबान पर ना हो, लेकिन हमारे हर डिजिटल ट्रांजैक्शन और वीडियो कॉल के पीछे इसी का इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के Q4 और FY26 के फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आज की चर्चा का एजेंडा एकदम क्लियर है। पहले हम इंडियन टेलीकॉम लैंडस्केप को समझेंगे, फिर इंडस टावर्स के स्केल पर बात करेंगे, उसके बाद उनके ग्रीन इनिशिएटिव्स, फिर Q4 और FY26 के फाइनेंशियल्स, और आखिर में उनके स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 1, द इंडियन टेलीकॉम लैंडस्केप। कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। आज देश में करीब 1265 मिलियन से ज्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर्स हैं, और बात सिर्फ पुराने नेटवर्क्स की नहीं हो रही है। जरा इस रफ्तार पर गौर कीजिए। दिसंबर 2025 तक 5G सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा 391 मिलियन को पार कर चुका है। इतनी तेजी से नई टेक्नोलॉजी को अपनाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इसमें सरकार भी पूरी तरह से साथ दे रही है। यूनियन बजट में टेलीकॉम सेक्टर के लिए आउटले बढ़ाकर सीधा 739.90 बिलियन रुपए कर दिया गया है। साथ ही नेशनल वाइड ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पॉलिसी भी आ गई है। इस सब का सीधा सा मतलब यह है कि 5G की इस लहर और भारी इन्वेस्टमेंट्स को संभालने के लिए हमें जमीन पर एक बेहद मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, स्केल ऑफ इंडस टावर्स। आगे बढ़ने से पहले इस बिजनेस के बेसिक मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। टावर बिजनेस असल में काम कैसे करता है? इसके दो हिस्से होते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर वो फिजिकल चीजें हैं जो टावर कंपनियां ओन करती हैं, जैसे वो लोहे के ऊंचे टावर्स, शेल्टर रूम्स, डीजल जनरेटर्स,
बैटरी बैंक्स और सिक्योरिटी कैबिन्स। और दूसरा होता है एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मुख्य रूप से टेलीकॉम ऑपरेटर्स के एंटेना और सेल साइट्स आते हैं। आसान भाषा में कहें तो इंडस टावर्स इस फिजिकल स्पेस का मकान मालिक है, जो टेलीकॉम कंपनियों को अपना नेटवर्क बिछाने के लिए एक बनी बनाई मजबूत नींव किराए पर देता है। लेकिन जाहिर सी बात है, हर जगह एक ही तरह का टावर तो नहीं लग सकता। इसीलिए कंपनी के पास एक पूरी रेंज है। बड़े और खुले इलाकों के लिए ये 30 से 50 मीटर ऊंचे ग्राउंड बेस्ड टावर्स लगाते हैं। वहीं घनी आबादी वाले शहरों की छतों के लिए कम जगह घेरने वाले रूफटॉप टावर्स लगाए जाते हैं। और अगर एकदम भीड़-भाड़ वाले अर्बन इलाकों या स्मार्ट सिटीज की बात करें, तो वहां बेहद कम जगह में फिट होने वाले 12 मीटर ऊंचे स्मार्ट पोल्स का इस्तेमाल होता है। मतलब जैसी जगह और जरूरत, बिल्कुल वैसा ही ढांचा। अब जरा इस कंपनी के असली स्केल पर गौर कीजिए। पूरे भारत के सभी 22 टेलीकम्युनिकेशन सर्कल्स में इनके पास 2,64,000 से ज्यादा मैक्रो टावर्स और 4,28,000 से ज्यादा कोलोकेशंस हैं। लेकिन यहां जो नंबर सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है वो है इनका एवरेज शेयरिंग फैक्टर, जो 1.62 है। इसका मतलब है कि एक ही टावर को औसतन एक से ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर शेयर कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खर्च बचाने के लिए कुछ लोग मिलकर एक ही अपार्टमेंट शेयर करते हैं। इससे एक ही फिजिकल एसेट से होने वाली कमाई कई गुना बढ़ जाती है, जो इनकी कमाल की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ड्राइविंग ग्रीन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप सोचिए, इतने लाखों टावर्स को 24 घंटे चालू रखना कोई मजाक तो है नहीं। पहले के समय में ये काम डीजल जनरेटर्स के भरोसे होता था, लेकिन उससे शोर, कार्बन एमिशन और सबसे बड़ी बात ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। डीजल की जगह अब सोलर पावर, एडवांस लिथियम बैटरीज और ग्रिड पावर ने ले ली है। और ये शिफ्ट बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि डीजल से दूर जाना सिर्फ पर्यावरण के लिए उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि ये लागत कम करने और मार्जिन बढ़ाने की एक बहुत बड़ी और स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 42,381 सोलार पावर्ड साइट्स। जी हां, ये कोई फ्यूचरिस्टिक विजन नहीं है, ये आज की हकीकत है। ये नंबर साफ दिखाता है कि कंपनी महंगे और प्रदूषण फैलाने वाले जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा अब इनके नेटवर्क में 77,000 से ज्यादा ऐसी साइट्स हैं जहां डीजल का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये लोग लेह जैसे दुर्गम, जमा देने वाली ठंड वाले इलाकों में भी सोलर रूफटॉप्स लगा रहे हैं। साथ ही एल्यूमिनियम एयर एनर्जी जनरेशन जैसे एकदम नए और मॉडर्न पायलट्स भी शुरू किए गए हैं। इन सब चीज़ों को इंडस टावर ऑपरेटिंग सेंटर से रियल टाइम में मॉनिटर किया जाता है। तो बेसिकली एनर्जी को ऑप्टिमाइज करके कंपनी ने खुद को डीजल की बढ़ती कीमतों के झटकों से पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार था, सेक्शन 4 Q4 और FY26 फाइनेंशियल्स। चलिए सीधा नंबर्स पर बात करते हैं। अगर हम रेवेन्यू देखें तो पिछले साल के Q4 2025 के 77,271 मिलियन रुपए के मुकाबले इस बार Q4 2026 में ये आंकड़ा बढ़कर 81,010 मिलियन रुपए हो गया है। ये साल दर साल 4.8% की एक काफी स्टेबल और सॉलिड ग्रोथ है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कोलोकेशंस का लगातार बढ़ना और एक बेहद मजबूत टेलीकॉम मार्केट का होना। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, एबिडा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार ऊपर की तरफ गया है। ये 43,952 मिलियन रुपीस से बढ़कर 44,643 मिलियन रुपीस पर आ गया है। इस वजह से इनका एबिडा मार्जिन एक बहुत ही शानदार 55.1% पर पहुंच गया है। सच कहूं तो 55% से अधिक का मार्जिन किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही तगड़ा नंबर है, जो दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी फिट है। लेकिन कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस चार्ट में छिपा है। इनके खर्चों का ब्रेकडाउन देखिए। पावर और फ्यूल 28,883 मिलियन रुपए के साथ अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेंस है। बाकी खर्च तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब समझ आया कि हमने थोड़ी देर पहले ग्रीन एनर्जी और सोलर पर इतनी चर्चा क्यों की थी, क्योंकि पावर और फ्यूल की कॉस्ट को कंट्रोल करना ही ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ाने की सबसे बड़ी चाबी है। अगर पूरे साल यानी FY26 की पूरी पिक्चर देखें तो टोटल रेवेन्यू रहा 3,24,931 मिलियन रुपए और टैक्स के बाद का प्रॉफिट 71,449 मिलियन रुपए दर्ज किया गया। लेकिन यहां जो नंबर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है
20.2% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब बिजनेस में जो पैसा लगा है उसका बहुत ही बेहतरीन और एफिशिएंट तरीके से उपयोग हो रहा है और वो तगड़ा रिटर्न जनरेट कर रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, रणनीतिक विस्तार और आउटलुक। हाल ही में कॉर्पोरेट लेवल पर कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं जो किसी चेस गेम से कम नहीं है। नवंबर 2024 में इंडस टावर्स ऑफिशियली भारती एयरटेल की सब्सिडरी बन गई। फिर दिसंबर 2024 में वोडाफोन के शेयर होल्डर्स ने अपनी बची हुई पूरी इक्विटी बेच दी और उसके बाद मार्च 2025 में एयरटेल के पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट भी पूरा हो गया। इस पूरे महाएकत्रीकरण का नतीजा ये हुआ कि भारतीय एयरटेल के प्रमोटर ग्रुप की कंपनी में अब लगभग 51.26% हिस्सेदारी हो चुकी है। यह सेक्टर के डायनामिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक और बहुत ही बड़ी रणनीतिक पहल, गिफ्ट सिटी गुजरात में एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी बनाने को बोर्ड की मंजूरी मिलना है। ये कोई छोटा मोटा कागजी कदम नहीं है। ये सब्सिडियरी ओवरसीज एक्सपेंशन के लिए एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी का काम करेगी। इसका साफ मतलब है कि कंपनी अब अपने पंख फैलाने और इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी लंबी अवधि की विस्तार योजनाओं को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल खड़ा होता है। ऐसे समय में जब 5G आग की तरह फैल रहा है और हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था आसमान छू रही है, इंडस टावर्स जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां ग्लोबल कनेक्टिविटी के अगले फेज को कैसे आकार देंगी? ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे भविष्य की इस तेज, वायरलेस और इनविजिबल दुनिया के पीछे जमीन पर मजबूती से खड़े इन शांत टावर्स का रोल कितना ज्यादा अहम होने वाला है।